साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, एक बड़ा संकट दिखाई देता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025 के एक महत्वपूर्ण फैसले में अब ये स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट पर्सन का भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पर उसके लिए शर्तें क्या होंगी, नियम कायदे कानून क्या होंगे, उस तक को लिख दिया गया है। और आपको बचना कैसे, व्हाट आर द वेज ऑफ हैविंग इफेक्टिव प्रोटेक्शन, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझा तो मारे जाओगे, कोई भी आपको नहीं बचाएगा, अल्टीमेटली आपको भुगतना पड़ेगा। जो केस मैं डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ पर लोक सेवक तो जेल गया ही गया, साथ में उसकी पत्नी भी जेल पहुँच गई। ट्रायल कोर्ट ने भी कन्विट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी कन्विट कर दिया, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्विट कर दिया। और साथियों, ये सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, ये बेसिकली कुछ सजेस्टिव स्थितियां जो है आपके लिए लेकर आए कि अब भी नहीं जागे तो जग जाओ, और अगर फंस गए, पकड़े गए तो अंतो गत्वा फिर कोई डिफेंस उस समय नहीं ले पाओगे। कितना ही कह लो, कितना ही सबमिशंस दे दो कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। जिस कारण से आज का जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिकल पार्ट को, कि हाउ टू डिफेंड इन सच सिनेरियोज एंड व्हाट प्रिपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू गेट एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन सच केसेस। साथियों, मैं बात की शुरुआत करूं, सबसे पहले हम जो हमारी नोटबुक है उसमें प्रॉब्लम को जो है लिखते हैं, और उसके साथ साथ जो है कैसे बचें उस प्रॉब्लम से, उसके पॉइंट को जो है हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। साथियों, टॉप पर जो है आप लिखिएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फिर उसके नीचे आइएगा प्रोसिक्यूशन ऑफ प्राइवेट पर्सन्स मीन्स नॉन पब्लिक सर्वेंट्स। और तीसरा जो किस्सा या तीसरा जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस पर आधारित है, ऐसे मामले जहां पर प्राइवेट पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं विद द पब्लिक सर्वेंट एंड अल्टीमेटली वो उन्हें ऐड करते हैं, मीन्स सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सो दैट जो लोक सेवक हैं वो इजीली क्राइम कर सकें और जो क्राइम का प्रोसीड है उसको इफेक्टिवली जो है हाइड कर सकें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उन मामलों की जो कि जुड़े हुए हैं डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ द असेट से। हम सब जानते हैं कि कोई भी लोक सेवक जब कोई इनकम अर्न करता है तो उसके बाद वो खर्चा भी करेगा, और जो सेविंग्स है उसको कन्वर्ट करेगा असेट में। पर कई बार ऐसा होता है कि उसके खर्चे और उसका जो असेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल इनकम। तो ऐसी स्थिति को हम कानून में कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ द असेट। पर कई बार वो काम वो खुद से करता है, और इसके साथ साथ वो कंसर्न जो प्राइवेट पर्सन्स हैं, मीन्स उसकी वाइफ, उसका भाई, उसके बच्चे, उन तक की भी सहायता ले सकता है। और जब लोक सेवक पकड़ा जाता है तो ये लोग भी जांच के दायरे में आ जाते हैं, और अल्टीमेटली लोक सेवक के साथ साथ इनको भी जो है फेस करना पड़ता है। साथियों, इसी पॉइंट पर महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पी शांति बनाम स्टेट, जिसका पिटिशन नंबर है 3472/2018। इस केस में फैक्ट्स क्या थे कि जो कंसर्न अपीलांट है वो कंसर्न को अक्यूज्ड की वाइफ है। इसको भी जो है कन्वर्ट किया गया सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पीसी एक्ट के तहत, सबपटित धारा 109 आईपीसी के तहत। कहना यह था कंसर्न कोर्ट का कि जो आपके पति देव है उनको सबसे पहले अरेस्ट किया गया बाय द कंसर्न टीम ऑफ सीबीआई। और पॉइंट क्या था उसमें इन्वॉल्व कि उन्होंने जो है पैसे मांगे हैं और पैसे प्राप्त किए हैं टू डिस्चार्ज द ऑफिशियल फंक्शन इन डिसऑनेस्ट वे, जिसको हम कहते हैं ट्रैप केस। ट्रैप केस के बाद में इनका हाउस सर्च हुआ, उसमें कई संपत्तियां जो मूल्यवान थी वो पाई गई, कई संपत्तियां थी जो थी अचल संपत्तियां, जिसको हम कॉमनली कहते हैं इमूवेबल असेट, वो पाई गई। और कई संपत्तियां हैं जिनको हम कहेंगे अचल संपत्तियां या इमूवेबल असेट, उसके कागजात तक पाए गए, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मीन्स जो संपत्तियां मूल्यवान थी वो, और जो अचल संपत्तियां थी उनके जो कागजात थे उसके बारे में इनसे मांगा गया स्पष्टीकरण।
ये नहीं दे पाए। अल्टीमेटली केस चला, ट्रायल कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी कन्वर्ट कर दिया और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण तर्कों पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने ये कहा कि जो कंसर्न अपीलांट है बेसिकली शी इज़ अ प्राइवेट पर्सन। अगर वो प्राइवेट पर्सन है तो किसी भी रूप में वो अबैटमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती, खासकर ऐसा अबैटमेंट जो कि जुड़ा हुआ है डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट से। जिस कॉन्टेक्स्ट में रिलाई किया गया जजमेंट ऑफ पी नल्ला मल वर्सेस स्टेट, जिसका साइटेशन है 1999 वॉल्यूम 6 SCC पेज 559। अ प्राइवेट पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ PCA। दूसरी बात, जो कंसर्न लेडी उसका डिवोर्स हो चुका है, उसने अब रीमैरिज भी कर लिया, तो ऐसे सिनेरियो में वो जिम्मेदार हो ही नहीं सकती है। और तीसरी बात, ऐसे कोई भी एविडेंसेस नहीं है जो कनेक्ट करते हो कंसर्न लेडी को विद द एलिज क्राइम। कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखा, फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा। कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टियां अर्न करी हैं लोक सेवक ने, उसका सोर्स क्या है, उसका कोई भी ऑथेंटिकेशन वो नहीं बता पाए, उसका कोई भी स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाए। इवन जो प्रॉपर्टीज एक्वायर करी हैं अपीलेंट अक्यूज ने, उसका भी सोर्स क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, उसको भी स्पष्ट नहीं कर पाए। दैट्स वाई इन एब्सेंस ऑफ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ये दोनों जो है हैंड इन ग्लव है, ये दोनों जो है साथ काम कर रहे थे मिलके, और ये दोनों जो है मिलके क्राइम किए हैं, ये स्थिति जो है दिखाई देती है। कुल मिला के जो कन्विक्शन का बेस रहा वो रहा अबैटमेंट। अबैटमेंट क्या है बेसिकली कि आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं या उससे कॉन्लिजेंस कर रहे हैं या उसको इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं। ऐड मीन्स हेल्प करना, मदद करना, ताकि वो क्राइम जो है स्मूथली कमिट कर सके। कोर्ट ने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिए कि ए जो है वो बी से कहता है, बी ए का रिलेटिव है, कि मैं प्रॉपर्टी अर्न करूँगा और ये प्रॉपर्टी चूँकि मैं अपने नाम पे नहीं ले पाऊँगा, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो आप मेरी हेल्प करो। बी ने वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है अपने नाम पे ले ली। जब जांच हुई तो बी टोटली फेल्ड टू गिव द एक्सप्लेनेशन। कोर्ट ने कहा कि बी और ए मिले हुए हैं, ए तो कन्विट होगा ही होगा, पर बी भी जो है जिम्मेदार है टू अबैट द ऑफेंस एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 109 ऑफ IPC। क्लियर हो गया आपको? अब साथियों, बातों ही बातों में कोर्ट ने हमें एक संकेत भी दे दिया कि अगर आपको चाहिए प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स प्रोसिक्यूशन इन दीज केसेस, तो आपको सोर्स ऑथेंटिकेशन पे जो है काम करना पड़ेगा। मैं अधिकांश लोक सेवकों की फाइल देखता हूँ जो कि जुड़ी हुई है डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट से। आप लोग होमवर्क ही नहीं करते हो, सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपका होता है अनअकाउंटेड। जब आपसे इंक्वायरियाँ होती है तो आप बता ही नहीं पाते हो। भाई बेसिकली आपकी पत्नी बेरोजगार है, बच्चे बेरोजगार हैं और संपत्ति आप अर्न करे जा रहे हो, उसका क्या स्पष्टीकरण है, क्या सोर्स है, ये आपके पास में होता ही नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आपने मकान खरीद लिया, मकान में आप करते क्यों, कैश में ले लेते हो, या कोई आपके पास पैसा पड़ा हुआ है पूछते नहीं, उससे मकान खरीद लिया। ऐसी गलतियाँ भाई मत करो। करना क्या कि जब भी कोई आप संपत्ति एक्वायर कर रहे हो और संपत्ति का मूल्य जो है 5 लाख या उससे ऊपर है, चाहे वो कार हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, कुछ भी हो, टेक अ प्रॉपर लोन फ्रॉम द बैंक। उसका बेनिफिट क्या कि एक सोर्स मिलता है, और लोन को चुकाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, लोन को चुकाओ रूटीन कोर्स के अंदर। भाई आप गलत नहीं हो, पर प्रॉब्लम क्या रहती है कि जिस तरह के समीकरण दिखाई देते हैं, इट इंडिकेट्स दैट यू आर गिल्ट एंड इंटर एलिया यू हैड कमिटेड द ऑफेंस। दूसरी बात है कि वाइफ का बेरोजगार होना आपके लिए बहुत बड़ा घातक संकेत है। वाइफ को कोई ना कोई बिजनेस करो, वाइफ का कोई ना कोई फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट कराओ अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि देखो, आपकी वाइफ अर्न कर रही है मान लीजिए प्राइवेट सोर्सेज से, या कोई प्राइवेट काम कर रही है, पर उसका कोई ऑथेंटिकेशन फाइल पे नहीं है, तो क्या मतलब रहेगा। वी वॉन्ट द प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। अगर कोई ना कोई ऐसा बिजनेस है जिसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है, मीन्स बिजनेस एक्वायर्ड थ्रू फ्रेंचाइजीज, या कोई ऐसा बिजनेस जिसका प्रॉपर एग्जिस्टेंस है, मीन्स उसका प्रॉपर GST है, उसका प्रॉपर रिटर्न भरा जा रहा है, उसका प्रॉपर जो है इनवॉइस है, उसका प्रॉपर जो है परचेज जो है रिकॉर्ड पर हैं, तो काफ़ी फ़ायदा उसका मिलता है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि रिसेंट एक फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 4 दिसंबर 2024 का। वहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन हुआ पब्लिक सर्वेंट्स का, मीन्स हस्बैंड वाइफ का, पर वो निकले किस पॉइंट पे कि उनका कहना यह था कि जो भी कैलकुलेशन है वो टोटली गलत है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने शो कर रखी है रिटर्न्स में, इनका प्रॉपर सोर्स है कि हमने लोन ले रखा है, लोन हम चुकता भी कर रहे हैं। जब प्रॉपर सोर्स है, ऑथेंटिकेशन है, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, देन देयर इज़ नो नीड टू प्रोसिक्यूट द कंसर्न्ड कल्प्रिट्स।
तो कुल मिला के बात यही जाके सिमटती है, बात का नटशेल आधार यही है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्वायर द प्रॉपर्टी एज अ पब्लिक सर्वेंट अलॉन्ग विद योर वाइफ, ब्रदर, सन और डॉटर, तो वहाँ पर होना चाहिए प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर सोर्स। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझसे कोई पूछा कि आपने फ़ोन लिया, तो ये फ़ोन जो है आपने कहाँ से लिया, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट, तो उसका पहले बात तो होना चाहिए बिल, फिर पेमेंट जो है खातों से होना चाहिए आपके, फिर कोई ट्रबल नहीं है इसमें, प्रॉपर अगर सोर्स है। अगर प्रॉपर सोर्स ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात है जी, अगर प्रॉपर सोर्स है भी तो उसका होना चाहिए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। उदाहरण के लिए मान लीजिए फ़ोन है 2 लाख रुपए का, अब पब्लिक सर्वेंट की इनकम तो है 50,000 रुपये, 2 लाख का फ़ोन वो कहाँ से लेगा, तो ये सस्पेक्शन क्रिएट करता है। जो भी आपका इनकम है आपको दिमाग में चीज़ सेट कर लेनी है, 1/3 तो खर्चा है आपका। उदाहरण के लिए अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है तो 1/3 कितना हो गया, लगभग 33,000 रुपये ये मेरा खर्चा है। तो इसको तो मैं असेट में कन्वर्ट कर सकता नहीं हूँ। अगर 90% पार्ट जो है आपने कन्वर्ट कर दिया असेट में अपनी इनकम का, देन यू वुड बी लायबल। समझो इस बात को। दूसरी बात है कि अगर आपको असेट बनानी भी है तो केवल और केवल आप 30% पार्ट पे ही जोड़ दो। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 1 लाख रुपए, तो हर महीने में 30,000 तक का असेट क्रिएट कर सकता हूँ और सालाना मैं 3.5 लाख तक का असेट क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर है। और अगर मुझे उससे ऊपर जाके असेट क्रिएट करना है तब भी लिमिट्स को जो है मुझे नहीं भूलना होगा। उदाहरण के लिए अगर मेरी इनकम 1 लाख है, सालाना मेरी इनकम कितनी हो गई, 12 लाख रुपए। अब मुझे लेनी है कार। अब कार मैं लेने जाऊंगा बाजार में तो कारें बहुत सारी हैं, ईवी भी है, पेट्रोल की भी है और महंगी से महंगी कार भी है। अब मेरी इनकम 12 लाख रुपए और मैं कार खरीद के ले आया 60 लाख रुपए की, तो यहाँ पर डाउट होगा, इसका मतलब कार चलाने के लिए ये बंदा बेईमानी करेगा। तो वहाँ पर क्या है कि जो आपका बजट है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 12 लाख रुपए, तो 12 लाख का आधा करो, करीबन 6 लाख, तो 6 लाख की हद तक आप कोई ना कोई असेट देख लो, तो ये रीजनेबल दिखता है। और जो भी खर्चे हैं मेंटेनेंस के वो आप इजीली उठा पाओगे, पेट्रोल भी भरा पाओगे और इस कार को मेंटेन करने के लिए आपके पास सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, ये भी इंडिकेटिव हो रहा है। क्लियर है। तो इसलिए थोड़ा सा अकल लगानी पड़ेगी। जल्दबाजियाँ करोगे, कंपेरिजन्स करोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। क्योंकि देखो लोक सेवक का एक दायरा है। लोक सेवक इज नॉट अ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो सब लागू है जीएसटी या इनकम टैक्स, तो उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन है। अगर वो जीएसटी का रिफंड भी ले रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन है। अगर वो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, डिडक्शंस ले रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन है। उनसे बराबरी, उनसे तुलना हम नहीं कर सकते। पर अगर हमको बचना है, हम चाहते हैं कि भाई हमारे पे झूठी कार्रवाइयाँ ना हो, तो कम से कम जो आपका खर्चा है, जो आपका असेट क्रिएशन है, वो आपको सूझबूझ से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपने एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने मकान ले लिया। क्लियर है। अब मकान का जो वैल्यू है ऑन रिकॉर्ड्स वो है 25 लाख रुपए। उसका लोन जो है बहुत लंबा लोन है, 20 साल का। अब एग्जाम्पल अपन वही ले रहे हैं, 12 लाख को आप मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो अमाउंट करोड़ों में आ गया। तो वहाँ पर ये चीज़ें परमिसेबल है। अब मकान ले लिया आपने 2.5 करोड़ का। क्लियर है बात ये। और आपका जो वैल्यू आएगा 20 साल बाद उस अमाउंट से, वो लगभग उसके बराबर ही आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट ले लिया और उसके बाद उसकी किस्तें भर रहे हैं, इंटरेस्ट भर रहे हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा और आपको हर एक चीज़ को सोर्स वे में शो करना पड़ेगा। अगर वाइफ के नाम पर भी कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो वाइफ का रिटर्न भरो। वाइफ भी लोन ले, उसके बाद प्रॉपर्टी क्रिएट करो। जल्दबाजियाँ करोगे और उसके नाम से प्रॉपर्टियाँ खरीद लोगे, उसके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है, आप तो मरोगे साथ में उसको लेके मरोगे। इसलिए जब तक आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऐसी गलतियाँ मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके नाम से भी हम लोग जो है प्रॉपर्टी ले लेते हैं या गाड़ियाँ ले लेते हैं। ऐसी गलतियाँ मत करो भाई, क्योंकि अगर वो प्रॉपर जो है अर्निंग नहीं कर रहे हैं, टेंडर एज पे, मान लीजिए उनकी एज है 19 साल 20 साल, कई बार ऐसे केस देखे हैं मैंने। ऐसी गलतियाँ मत करो, क्योंकि उनका जो परचेज है वो आप में ही काउंट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो उनका असेट है वो आपकी असेट के पार्ट में ही काउंट होगा। दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। अगर उनके पास इंडिपेंडेंट जो है एक पोर्शन है, इंडिपेंडेंट जो है एक पार्ट है अर्न करने का, देन दे में शो कि हमारी अर्निंग थी, हमने उस अर्निंग के अगेंस्ट में जो है लोन लिया और अपना प्रॉपर्टी जो है क्रिएट करा। तो अर्निंग के साथ साथ लोन की रिक्वायरमेंट भी रखो। लोन बहुत ज़रूरी है, अगर लोन नहीं लेंगे दिक्कतें हमारे लिए होंगी। तो हमें प्रॉपर बिल्डअप करना है चैनल्स को। क्लियर है। और कोई शौक आपको है महंगी घड़ियों का, महंगे कपड़ों का, महंगे जूतों का, तो मत रखना मेहरबानी करके। अगर आपके घर से वो चीज़ें रिकवर हो गई, स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो मारे जाओगे। और अगर आप कह दो कि भाई मेरा साला, मेरा साडू, मेरा दोस्त मुझे गिफ्ट दे गया, उस समय कोई साथ नहीं देगा आपका। इसलिए बहुत समझ के काम करना है। पब्लिक सर्वेंट हो तो आप बहुत डेंजर में हो। अब तो डेंजर और बढ़ गया। इसलिए अपनी लिमिट्स को नहीं भूलना है, हमें सिंपल रहना है।
सिंपल वे में हमें एक्ट अपॉन करना है, और कोई भी ऐसा असेट क्रिएशन नहीं करना है जो बहुत लग्जरियस होगा तो आप बचे नहीं पाओगे। क्लियर है? होगी। सबसे पहली बात तो डिपार्टमेंट में सूचना देनी है। डिपार्टमेंट भी आपसे इंटरनल इंक्वायरी कर सकता है, भाई ये सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है। इसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि धंधा चाहे खुद से करो चाहे अपनी वाइफ के थ्रू करो, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सोर्स ऑथेंटिकेशन। और दूसरी बात है कि आपकी वाइफ के अर्निंग ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है, और इसके अलावा वो साक्षात बेरोजगार है, और उसके नाम से आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, उसके नाम से आप काम कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ट्रबल सम इशू है। तो वाइफ को करो एजुकेट, उसको सिखाओ कैसे काम होता है, और अल्टीमेटली वो अगर काम कर रही है, अर्निंग कर रही है, और उसके बाद आप असेट क्रिएशंस कर रहे हो, तो ऐसे सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंक्वायरी आती भी है तो देन वी आर हैविंग द प्रॉपर सोर्स ऑथेंटिकेशन एंड प्रॉपर सोर्स, जहाँ पर हम अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ जो है रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको नई गाइडलाइंस के बारे में समझाया, कैसे अपने को बचना है, बाईपास करना है, वो मैंने समझाया, और किस तरह से हम अपना इफेक्टिव प्रोटेक्शन कर सकते हैं फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन फॉल्स केसेस। तो सावधानी बचावे, और हमेशा एक बात कहूँगा, फॉलो करना है NSG का फॉर्मूला, खुद बचेंगे और दूसरों को बचाएंगे। ठीक है जी बात। तो इसलिए खुद भी बचो और अपने जो घर वाले उनको भी लिटरेट करो। मीन्स आपके जो साले साहब हैं, साडू साहब हैं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में, उनको आप गाइड करो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल ओके, आप गलत नहीं हो। पर कई बार ऐसा होता है कि इंक्वायरी जब डिपार्टमेंट्स की आ रहती है, चाहे वो ACD हो चाहे CBI हो, और वहाँ उस समय स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो आप मारे जाओगे। तो बेटर ये कि GG के नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या कोई भी असेट क्रिएशन है या कोई प्रॉपर्टी परचेज हो रही है, देन शी मस्ट बी इनकम टैक्स असेसी। क्लियर है? और GST असेसी इफ़ एप्लीकेबल। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई असेट खरीद ली वाइफ ने 10 लाख रुपए की, हाँ जी पैसा कहाँ से आया जी, इस समय तो कमाते आ रही हूँ, रिटर्न भरते आ रही हूँ, और ये मैंने बैंक से लोन लिया है, अल्टीमेटली आई एम हैविंग द प्रॉपर सोर्स, देन देयर इज़ नो नीड टू वरी, केस बनेगा नहीं सर। और सर इसी को तो बोलते हैं प्लानिंग करना। हम विश्वास रखते हैं कि बचे कैसे, ना कि लड़े कैसे। भाई लड़ोगे तो आपके मेहनत भी जाएगी, जेल जाओगे 100 अलग, परेशान होगे 100 अलग। वर्क ऑन द प्लानिंग, और ये प्लानिंग कोई पाप नहीं है, प्लानिंग क्राइम नहीं है, बट बेसिकली गलत तरीके से फंस जाना, ना समझे से फंस जाना, वो भी तो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे पास में हमें डिस्क्लोज करना है, बट लीगल वे में, और जो भी हमारे चैनल्स हैं उसको हमको लीगलाइज करना पड़ेगा। अगर हम अभी भी अनअकाउंटेड हैं, अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी भी कैजुअल हैं, अरे देख लेंगे, इतने लोग कर रहे हैं, हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। पर जब फंस जाओगे ना तो फिर कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपके डॉक्यूमेंट, आपका होमवर्क ही आपको जो है बचाएगा। तो अगर शुरू नहीं हुए तो शुरू आज से हो जाओ, पर वर्क करना पड़ेगा टू सेव योर फ्यूचर लाइफ। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।